एक्सरसाइज। इस चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बहुत छोटा छोटा दिख रहे हैं ना, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा राइटिंग। क्या चलो देखो, ये निर्देशांक ज्यामिति की हम लोग बात करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि जब भी हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो जो वर्टिकल यानी जो ऊपर से नीचे लाइन होता है, इसको हम लोग उदग्र रेखा कहते हैं, और एक दूसरी लाइन होता है जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जहां पर ये दोनों मिलता है उसको हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो क्या होता है? 0। यानी x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। तो मूल बिंदु कहाँ से? 0 से। अब यहाँ से 0 से मूल बिंदु से जैसे हम राइट चलेंगे तो वो धनात्मक होगा। क्या होगा? यानी 1 2 3 4 5। और यहाँ से जब ऊपर चलेंगे फिर भी क्या होगा? धनात्मक होगा। और यहाँ से इस मूल बिंदु से जब बाएं की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। या फिर अब नीचे की तरफ चलेंगे तो भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस तरह से तो ये दोनों रेखाएं जो है कुल क्षेत्र को, एरिया को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 सीधा मत चल रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब ऐसे चलेंगे ना तो गाड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज। और ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चले। तो यहाँ पर ये क्या है? धनात्मक। ये भी क्या है? धनात्मक। ये क्या है? ऋणात्मक। ये क्या है? ऋणात्मक। ठीक है। तो अब ये जो क्षेत्र बना, ये जो भी क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्लस प्लस। क्या कहलाएगा? प्लस प्लस। अब इस क्षेत्र में आपको 2 साइन दिख रहा है, एक माइनस दूसरा प्लस। तो क्या लिखेंगे? माइनस प्लस क्यों? प्लस माइनस भी तो लिख सकते थे ना, है ना। माइनस प्लस क्यों? प्लस माइनस भी तो लिख सकते थे, किसी का कोई सवाल नहीं, है ना, क्योंकि आप लोग तो महान ज्ञाता आदमी ठहरे। क्या पहले किसका वैल्यू लिखा जाता है? इसीलिए पहले x का लिखेंगे। x का क्या है? माइनस। तो माइनस प्लस, माइनस प्लस। इसमें क्या लिखेंगे? माइनस माइनस। और इसमें प्लस माइनस। तो ये 4 क्षेत्र में बटा हुआ। तो पहला जो क्षेत्र है यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से? प्लस प्लस। इसीलिए इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और ये क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश हो गया। और उसके नीचे वाला क्या कहलाएगा? तृतीय। और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है? आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो आपको पता रहेगा ना प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आपको दिख रहा है? चतुर्थ चतुर्थांश में। या नहीं तो दे देगा 2, बताइए किस चतुर्थांश में है? 2, -6 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। कैसे पकड़ेंगे? तो हमको उसका चिन्ह देखना है ना, हमको नंबर नहीं देखना है, नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 रहे या 10 रहे, उससे फर्क, उसका चिन्ह देखना है, कौन सा चिन्ह है। अगर प्लस माइनस है तो चतुर्थ में है, अगर -3 -2 रहेगा, बताइए किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में? तृतीय। अगर प्लस तो लिखता नहीं है ना, अगर 5 और 6 रहे किस चतुर्थांश में है? कौन सा चतुर्थांश में? वो बोली द्वितीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में है? तो कैसे पकड़ेंगे? इसका क्या देखेंगे? साइन, चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह क्या है?
प्लस, और इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस। इसीलिए दोनों प्लस प्लस है, और प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। अब इसी में पूछिएगा, बताइए इन दोनों में भुज कौन है? पहला वाला को भुज बोलते हैं, यानी x के वैल्यू को भुज कहा जाता है और y के वैल्यू को कोटि कहा जाता है ना। x के वैल्यू को भुज कहा जाता है और y के वैल्यू को कोटि। इसमें बताइए भुज कौन है? भुज कौन है? कोटि, वो भुज कोटि, और इसमें भुज कोटि, इसमें कोटि माइनस कोटि कितना? और भुज तो इसमें भुज का चिन्ह क्या होगा? और कोटि का चिन्ह। तो भुज किसको बोलेंगे? x के वैल्यू को, x के मान को भुज कहेंगे और y के मान को कोटि कहेंगे। वैसे अगर डिफिनेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? x अक्ष से दूरी है ना, सॉरी y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं ना, y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं और x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं, है ना। दो चीज अगर डिफिनेशन पूछेगा क्या बोलेंगे? ये y अक्ष है, y अक्ष से दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? और ये x अक्ष है, इस अक्ष के ऊपर हो या नीचे हो उसको क्या बोलेंगे? कोटि कहेंगे। x अक्ष से दूरी को, x अक्ष की दूरी को कोटि, y अक्ष की दूरी को भुज कहा जाता है। याद है? हमको दिक्कत नहीं ना। ये किसका निर्देशांक है? 5 किसका निर्देशांक है? x का कि y का? और 6 किसका निर्देशांक है? ये 3 -3 -4 है ही नहीं, है क्या? नहीं, -6 क्या है? -6 क्या है? भुज है कोटि है? भुज है कोटि है? अच्छा बस ठीक, यहाँ तक में समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा अब ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया गया। सपोज दैट आपने ग्राफ में सीखा होगा, है ना, एक्सरसाइज 3 में पढ़ाए थे कैसे ग्राफ खींचा जाता है। नहीं, अब यहाँ पर कोई बिंदु है, जो एक बिंदु आपको दिख रहा है, यहाँ पर बिंदु है ना। इस बिंदु को कैसे निर्देश करेंगे या बताएंगे? क्या लिखेंगे? -2, ये 3 -2 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? -2 पक्का क्या लिखेंगे? -2 3। कोई बिंदु है -2 और 3, और एक बिंदु यहाँ पर है, इसको क्या लिखेंगे? 1 और 1। अब ये दो बिंदु है, बिंदु A यहाँ है और बिंदु B। अब पूछेगा बताइए बिंदु A से लेकर B तक की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना। ये क्या है? दूरी। यहाँ से यहाँ तक बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी क्या है? तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र में आपने क्या लिखिएगा? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, या नहीं तो जरूरी नहीं उल्टा लिखिए, आप सीधा भी लिखिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं तो x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों में कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा, दोनों सही है। समझ गए? ये कौन सा फॉर्मूला आया? दूरी सूत्र। अब यहाँ से लेकर बिंदु A से बिंदु B तक के बीच की दूरी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु A कितना है। बिंदु A बराबर A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2 और 3 नहीं, तो ये जो पहला वाला होता है इसको हम लोग x1 और ये y1। x1 कितना हो गया और y1 3। अब दूसरा बिंदु कौन सा है? b कितना है? 1 1। b कितना है? 1 1। तो यहाँ से x1 का x2, अच्छा x1 हो गया ना। अब क्या लिखेंगे? x2 इक्वल टू और y2 इक्वल टू 1। तो कौन सा दूरी निकालना है? क्या निकालना? दोनों के बीच की दूरी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूरी सूत्र। कौन सा फॉर्मूला? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? रूट अंडर x2 माइनस प्लस
y2 माइनस y1 का, आपको सबका वैल्यू पता है ना, तो x2 का वैल्यू कितना है, तो उसकी जगह पे x2 नहीं लिख के उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा, और x1 का वैल्यू माइनस, अब डबल माइनस हो गया ना, एक माइनस इसका और एक माइनस इसका माइनस मिलके माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस कर देंगे, क्या लिख देंगे 2 होल स्क्वायर, फिर यहाँ बीच में क्या है प्लस, फिर यहाँ क्या आया y2 कितना है 1, y1 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे इसको 3 का और प्लस माइनस 2 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है प्लस, माइनस नहीं माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना -4 मत लिखना, ठीक है, स्क्वायर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आप दोनों क्या करते हैं जोड़ देंगे, क्या होगा 13 का अगर वर्गमूल पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो उसी में छोड़ देंगे, ठीक है, अगर 12 होता तो कर सकते थे नहीं, या 9 होता तो फाइनली हो जाता, 12 का कुछ हो सकता था, कुछ रूट कुछ होता ना, इसी तरह से कर सकते। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग आराम से दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। आपको इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई दो शहर है, उनके बीच की मूल बिंदु ये मतलब बिंदु ये है और इसका बताइए दोनों शहर के बीच की दूरी क्या है, या बिंदु ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, नहीं, आप बताइए ये तीनों बिंदु क्या एक सीधा में है, तो एक सीधा में होने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों बिंदु का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, जैसे ए रहेगा कुछ भी, बी और सी, पूछेगा क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है, संरेखी का मतलब क्या हो गया एक ही लाइन, संरेखी का मतलब क्या हो गया, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी, ये तीनों अगर एक ही लाइन में होगा तो इसको क्या बोलेंगे संरेखी। तो कैसे पता करेंगे संरेखी है, तो सबसे पहले हाँ ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी, ठीक है, किसको किसको निकालेंगे ए बी बी सी ए सी, तीनों निकाल लेंगे, उसमें देखेंगे जो बड़ी भुजा होगी है ना, जो उसमें बड़ा वैल्यू होगा सबसे बड़ा, उसको साइड कर देंगे, और जो दो छोटे छोटे वैल्यू होंगे उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों को जोड़ने के बाद है ना, दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर आ जाएगा तो वो संरेखी होगा, अगर जोड़ने के बाद तीसरे से बड़ा या छोटा होता है तो वो संरेखी बराबर होगा तभी संरेखी होगा, अन्यथा वो संरेखी नहीं होगा। तो कभी कभी क्या दे देगा कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक अन्य बिंदु यहाँ है जो ए और बी से समदूरस्थ है ना, मान लेते एक बिंदु यहाँ है, बी यहाँ है और एक पी कोई बिंदु है नहीं है जो ए और बी से क्या है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या, जितना पी ए होगा उतना पी बी होगा, जितना पी ए होगा उतना क्या होगा पी बी नहीं होगा, अर्थात यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए का मतलब पी से ए तक की बीच की दूरी निकालिए, नहीं पी ए निकालना होगा तो क्या निकालना हमको पी से ए तक की दूरी, अगर पी बी निकालना हो तो पी से बी तक की दूरी ही निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र। इस चैप्टर में मात्र हमको लगता है कि 3 ही फॉर्मूला यूज होता है पूरा चैप्टर में, है ना, पूरा चैप्टर में मात्र 3 फॉर्मूला। एक कौन सा फॉर्मूला है, एक दूरी सूत्र, दूसरा होता है विभाजन सूत्र, दूसरा कौन सा होता है विभाजन सूत्र होता है ना। और विभाजन सूत्र के लिए x का निर्देशांक अगर निकालना हो, x के निर्देशांक अगर निकालना हो, इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, और वहीं पर y का भी निकालना पड़ेगा, y के निर्देशांक अगर निकालना हो हाँ तो x के जगह पर सिर्फ y लिख देना, बाद बाकी सब सेम रहेगा, m1 y2 फिर m2 y1 बटे क्या हो गया m1 प्लस m2। इसी विभाजन सूत्र में एक और फॉर्मूला आता है जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु के नाम से जाना जाता है। कौन सा फॉर्मूला, मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि कोई रेखा हो उसके बीच बीच कोई बिंदु हो, नहीं ए बी कोई रेखा है उसी के बीच में एक बिंदु पी है, तो उस कंडीशन में ये जो बटेगा वो क्या होगा बराबर बराबर, नहीं ये क्या होगा जितना ए पी होगा उतना पी बी होगा। तो उस कंडीशन में जो होता है जब ए पी पी बी बराबर हो या उसका कोई मध्य बिंदु दिया हो, तो उस कंडीशन में ये का m जो है खत्म हो जाता है, ये m क्या हो जाता है। तब अगर हमको x का निकालना हो तो सीधा क्या बचा x1 x2
नहीं, x1 प्लस x2 बाय 2 और y का निकालना हो तो y1 प्लस y2 बाय, ये कब लगाएंगे? जब कहेगा इन दोनों का मध्य बिंदु है ना, जब ये कहेगा कि इसका मध्य बिंदु है तब मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे, नहीं तो विभाजन सूत्र में x का निर्देशांक y का निर्देशांक निकालना है। और ये फॉर्मूला आपका कहाँ होगा यूज? 7.2 में। कहाँ होगा? और ये फॉर्मूला आपका 7. एक अन्य फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्र। जैसे एक बिंदु यहाँ दे दिया, नहीं एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ आ गया, एक बिंदु क्या है यहाँ, इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? -2 और माइनस, होगा कि नहीं होगा? -2 और माइनस, और ये बिंदु को मान लेते हैं C। अब आप देखिए यहाँ ध्यान से, क्या बन गया आपका? त्रिभुज बना। क्या बन गया? अब इस त्रिभुज का बोला क्षेत्रफल निकालना है ना, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है इसका क्या निकालना है? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y प्लस x3 इंटू क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आता है कब? जब कहेगा हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। मात्र ये 3 फॉर्मूला पे क्या है, पूरा आपका एक्सरसाइज 7 कंप्लीट। समझिए, आगे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ जो दिमाग लगाएंगे, है कुछ नहीं। समझ गए? आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है ना। ये चीज जैसे है तो इसका निर्देशांक है ना, बताइए भुज क्या है, कोटि क्या है और ये किस चतुर्थांश में आता है, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये था बेसिक चीज। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप प्रॉब्लम बताइए क्या क्या चीज। फटाफट प्रॉब्लम शुरू कीजिए आप। मिल गया? प्रॉब्लम मिला कि नहीं अभी तक? 7.1 शुरू करें। 7.1 से शुरू करें। पहला जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है? चलिए, पहला प्रॉब्लम आया 7.1 का 6 नंबर। और कोई? हाँ हाँ, कौन बोला 6 नंबर? 6 कौन बोला? आप 5 बनाए हैं, जैसे 5 है सेम टू सेम 6 है ना। ABCD उसमें 4 बिंदु दिया गया है, समझ गए? ABCD 4 बिंदु दिया गया, आपको उसमें बताना है कि क्या ये वर्ग है या चतुर्भुज के कौन से प्रकार है। तो जब चतुर्भुज के प्रकार आपको पूछा जाएगा तो बिंदु रहेगा आपको कौन सा? 4। चतुर्भुज में कितनी शीर्ष होते हैं? 4। तो 4 शीर्ष दे देगा। A B C D। क्वेश्चन नंबर 6 का हम चर्चा कर लेते हैं, कैसे बनाना है। देखिए, अब ये चतुर्भुज है ना, क्या है? 4 शीर्ष है तो चतुर्भुज बन सकता है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा ये बात का बात। क्वेश्चन में अगर कह दिया चतुर्भुज बना हुआ तो निश्चित रूप से होगा, और चतुर्भुज बन गया तो अब किस तरह का चतुर्भुज? चतुर्भुज कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं ना। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। कौन कौन? एक होता है वर्ग, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। समझिए, पहला कौन सा बोले? वर्ग, उसके बाद आयत, के बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद समलंब और उसके बाद पतंग। ठीक है, तो आपको जनरली जो है ये 4 को ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है?
ये पांचवा और छठा जो है वो रेयर केस में कभी कभी आता है। तो इस 4 के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। वर्ग कब होगा? जब उनकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना, जब उनकी चारों भुजाएं अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, है ना, सब के सब क्या हो, यानी सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर इसका 2 है ना, तो इसका भी कितना होगा? इसका भी 2, इसका भी 2। सबके भुजा का मान बराबर होगा, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन भुजा एक और में बराबर होता है, सम चतुर्भुज में, है ना। सम चतुर्भुज के भी सभी भुजाएं आपस में क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, इनके भी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। अब क्या ये और ये कैसे डिफर होगा, अलग कैसे होगा? तो इसमें नहीं, इसका विकर्ण भी निकालना है ना। वर्ग का क्या निकालना है? एक तो भुजा निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे? विकर्ण। विकर्ण क्या हो गया? AC। अगर AC बराबर BD है तो 110% वो वर्ग होगा। अगर भुजा के साथ साथ विकर्ण भी बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। और अगर भुजा बराबर है बट उसका विकर्ण बराबर तो वो वर्ग नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? उसी प्रकार से आयत का हम लोग चर्चा करेंगे। आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है, यानी आमने सामने की। ए बी के सामने कौन सा है? ए बी बराबर सी डी, है ना। ए बी बराबर और क्या होगा? और इसके सामने ये है, नहीं है तो कौन सा? बी सी के बराबर कौन है? ए डी है। तो वर्ग होता है। आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी AC बराबर क्या हो गया? BD। विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह का एक और होता है, कौन सा? समांतर चतुर्भुज। इसके भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी AB बराबर एंड BC बराबर AD, बट इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर हो और विकर्ण, तो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। सम्मुख भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, आयत। सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर हो, क्या कहलाएगा? आयत। और सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो बट विकर्ण बराबर नहीं हो, सम चतुर्भुज। सभी भुजाएं बराबर हो बट विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज। विकर्ण बराबर है और सम्मुख भुजाएं बराबर है तो आयत। समांतर चतुर्भुज कब होगा? सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, उसके विकर्ण बराबर नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? तो आप क्या कीजिएगा, जैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो आप पहले AB निकालिएगा। कौन सा फॉर्मूला से? दूरी सूत्र से, क्योंकि A से A से B तक की बीच की दूरी निकालना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूरी सूत्र। फिर BC निकालना है, फिर CD निकालना है, फिर क्या निकालना है? चारों भुजा, साथ में विकर्ण भी निकालिएगा, AC और BD। AC BD निकालने के बाद आप कंपेरिजन कीजिएगा क्या है। अगर सभी भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर, तो क्या लिख देंगे? तो यह चतुर्भुज वर्ग होगा। अगर सभी भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, अतः ये आयत है। समांतर सम्मुख भुजाएं बराबर बट विकर्ण बराबर, अतः ये समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से त्रिभुज का भी होता है ना। जब त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग, त्रिभुज में भी क्या होगा? इस तरह से 3 बिंदु होगा, 3 बिंदु होगा। तो 3 बिंदु से हम लोग 3 प्रकार की रेखाएं यहाँ पर खींच लिए। कौन कौन? एक रेखा हो गया, एक रेखा कौन सा है? AB। एक रेखा हो गया AB, BC और AC। 3 को बुझा ना? एक हो गया AB, BC और नहीं, हो गया AB, BC और AC। अगर किसी 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो तभी वो त्रिभुज बना सकता है, अन्यथा नहीं बनाएगा, है ना। किसी भी 2 भुजाओं का योग, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से बड़ी होगी तभी त्रिभुज संभव है ना। तभी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज संभव है, अन्यथा वो त्रिभुज कभी भी बनेगा नहीं बन सकता है ना, वो त्रिभुज कभी भी बन नहीं सकता। इसमें जो दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर तीसरी से बड़ी होगी तभी वो क्या बनाएगा, आपको दे देगा बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। बताइए ये त्रिभुज है या त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम, तो पहले भुजा निकालेंगे ए बी, फिर ए सी, ए बी बी सी ए सी। उसमें देखना तो जो छोटी छोटी वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू कम होगा, उन दोनों को जोड़ना। अगर तीसरे से ज्यादा होगा तो कहेंगे हाँ ये त्रिभुज बना सकता है, अन्यथा नहीं बनाएगा। समझ गए। अगर दो छोटी भुजाओं का योग तीसरे के बराबर हो गया तो वो संरेखी होगा, है ना। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरे के बराबर हो गया तो संरेखी है। अगर तीसरे से बड़ी हो गई तो त्रिभुज की भुजाएं होगी, है ना। बराबर होगा तो संरेखी, बड़ी हो गई तो त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज भी कोण के आधार पर 3 होते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 होते हैं। तो यहाँ पर कोण का कोई चर्चा है ही नहीं, इसलिए कोण को हम नहीं पढ़ेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, यहाँ क्या लिख देंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन भाई, एक होता है समबाहु त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, नहीं, और तीसरा समद्विबाहु। कोई बात नहीं, समद्वि पहले भी लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब सब मतलब बराबर, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में कितनी भुजाएं होती है भाई, 3। तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम उसको बेशक समबाहु त्रिभुज कह देंगे, अगर नहीं है तो नहीं कहेंगे। तो कहेंगे क्या भाई, अब ये विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है ना। ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं हो सकता है, बी सी ए सी के बराबर नहीं हो सकता। अगर ऐसी बातें आती है तो उसे हम कौन सा कहेंगे, विषमबाहु। अब समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, ए बी बराबर ए सी हो सकता है या बी सी बराबर ए सी हो सकता है, नहीं, और ए बी बराबर बी सी हो सकता है। समझ गए। इसमें कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। कोई भी 2 भुजा आपस में अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आप भी इसी तरह से इसको निकालेंगे और बताएंगे। अगर किसी 2 भुजाओं का वैल्यू यानी ए बी या बी सी बराबर होगा तो कहेंगे ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु। कोई भी भुजा बराबर नहीं है, समबाहु त्रिभुज। अब पूछिए इसमें से और क्या पूछना है, और कुछ पूछना है क्या, कौन सा, डायरेक्ट 10 नंबर। इससे पहले सबसे बन जाएगा 10 नंबर से पहले, 10 नंबर से पहले सबसे बन जाएगा कितना, 8 नंबर। चलिए 8 आया, बहुत हिम्मत करके 8 बोली लगाई जल्दी से। बोली लगाइए जल्दी से, 8 के बाद और कोई नहीं, बस 2 ही है। अरे वाह गजब, 8 10 बस। चलिए एक्सरसाइज हम लोग लिखते हैं कितना, 7.1 का। सबसे पहले हम लोग 8 देख लेते हैं, फिर बाद में 10 देख लेंगे, ठीक ना। 8 देख ले, फिर कौन बोल रही है 9। अब तुम्हारा स्वीकार नहीं होगा, अर्जी खारिज हो गया, क्योंकि पहले तभी से आपको बोला जा रहा था, आप नहीं बोले ना, अब कोई अर्जी नहीं। चलिए 8 देख लेते हैं। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु फलना चिल्ला 9 17 के बीच की दूरी कितना है, 10। अब यहाँ पर क्या किया है ना, बीच की दूरी दे दिया है ना, दूरी निकालना नहीं है, दूरी। फिर भी दूरी सूत्र का जब तक फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बीच की दूरी क्या है, बिंदु कौन सा है,
P और Q। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक। दूरी कितना दे दिया है? 10 तो पी बराबर कितना है? 2, -3। 2, -3। क्यू कितना है? 10, 10, y। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x1 का वैल्यू 2, 2, y1 का वैल्यू -3। -3 और x2 का वैल्यू 10, और y2 का वैल्यू y। y। कोई दिक्कत? अब हमको कौन सा दूरी दिया हुआ है तो दूरी सूत्र से ही निकालना पड़ेगा। नहीं, दूरी दिया हुआ है तो दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई? दूरी सूत्र से तो पी क्यू बराबर क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पी क्यू मालूम है कितना? तो पी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे? फिर रूट अंडर डालेंगे। x2 कितना है? 10 है ना? 10 माइनस होल स्क्वायर। y2 कितना है? y यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या है? तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कितना? और स्क्वायर ये रूट है ना, इधर आएगा तो क्या बनेगा? तो 10 का स्क्वायर। 100 नहीं, रूट इधर आया तो या आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, जैसे वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, या नहीं तो ये जानिए जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बनेगा। क्या कोई तकलीफ है? काय फदर फदर कर रहा है? कुछ बोल ही नहीं रहे थे बीच में। ठीक है, तो स्क्वायर बराबर टब क्या बनता है? रूट रूट। और ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर। तो रूट खत्म। अब यहाँ पर क्या बच गया? 8 है ना। यहाँ क्या बच गया? 8 का स्क्वायर कितना? 64। अरे लिख दे क्या? हाँ, डायरेक्ट नहीं लिखे? 64 लिख दे डायरेक्ट। अच्छा, 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर करो a प्लस b का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस b स्क्वायर और 10 का 100, 8 का 64, y का y ये रह जाएगा यहाँ पर 3 दुना 6 और 3 तिया 9। 100 को भी उधर भगा देते हैं। इधर क्या बचा? कुछ बचा? 0। क्या बची? यहाँ पर क्या आएगा? पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, फिर किसको लिख ले? और ये 64 और डिजिट दोनों ऐड हो जाएगा। कितना होता है? ये भी नहीं आता है। कितना होगा? 73। ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस कितना? 100 नहीं होगा। अब 0 को भी उधर कर देते हैं। इधर कौन बच गया भाई? y स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जोड़ दें? नहीं। अब 0 इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या? अब इधर माइनस, इसको क्या करेंगे? इधर आएगा तो इधर आएगा, तब कहाँ जाएगा? इधर आएगा। तब क्या करेंगे? उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे? कितना बचेगा? 7 इक्वल टू, अब इसका आप क्या कर सकते हैं? गुणनखंड क्या कर सकते हैं? दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुणनखंड करना ही मेरा लास्ट उपाय नहीं है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड क्या होगा? 27 और y स्क्वायर का गुणनखंड 27 को गुना करेंगे तो किस में होगा? 9 तिया 27, 9 और 3 घटाएंगे तो 6 पूर रहा है ना। यहाँ पे हो गया 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर क्या हो गया? 0 क्या कॉमन आएगा? y कॉमन आएगा, क्या बचेगा? y प्लस 9, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 कॉमन, फिर y माइनस 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 प्लस, कितना हो गया? 9 बराबर क्या हो गया? 0। अब ये दोनों सेम है ना रे, तो y प्लस 9 और बच क्या गया? इक्वल टू, 0 फिर y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू, -9 फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 3। तो y का कौन सा वैल्यू? 3 3 और -9 दोनों लेना है ना, इसमें दोनों वैल्यू चलेगा। y का कौन सा मान? तो y का 3 और -9 जो है उसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका दोनों के बीच की दूरी क्या आ सकता है? क्या आएगा? 10 आ जाएगा। नहीं आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक में? बेटा दे, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? चलिए अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? चलिए 3 नंबर पढ़ लीजिए फटाफट। उसमें क्या होगा? x और y के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
Am I right? Yes, you are right. Yes. जो बिंदु फलना चिलना 9 17 के बीच की दूरी समदूरस्थ है ना? नहीं है? कौन से दो बिंदु है दिए? वो दो बिंदु दिया होगा है? कौन सा बिंदु है? हम बोलते फलना चिलना तो नहीं बोले। x और y बिंदु दूसरा है ना, ये P है जिसमें x और y, हाँ, और कौन से बिंदु बिंदु हाँ ये दिया होगा, ये ठीक। ए बी ना दिया होगा। हाँ, पहला को a मान लेंगे, दूसरा को b मान लेंगे, है ना? बिंदु कौन सा? 3 और 6 है ना? a इक्वल टू मान लेंगे 3 6 और b इक्वल टू -3 4। ये जो बिंदु P है ना, ध्यान दो, ये जो बिंदु P है वो A और B से क्या है? समदूरस्थ। हम भी एक बिंदु P ले लेंगे, A ले लेंगे और A को क्या ले लेते हैं? और यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं जो A और B से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर होना चाहिए। दिख रहा है बराबर है क्या? नापना पड़ेगा क्या? इसका हो गया x y। चलिए, यानी बिंदु जो P है वो A से जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर P पे नहीं है, वही लिखिएगा। चूंकि बिंदु P A तथा B से, बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है ना? समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, इसीलिए क्या हो जाएगा? AP बराबर, जल्दी बताइए, PP BP या PB है ना? AP बराबर PB है ना? AP बराबर PB, यानी A से लेकर P तक और P से लेकर, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे? नहीं, जब AP बराबर PB है तो AP स्क्वायर बराबर भी PB स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर रूट अंडर क्या होता है बताइए? x2 माइनस प्लस इक्वल टू, फिर वही ये भी दूरी सूत्र से चलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस, अब हमने दोनों पर स्क्वायर लिख दिया, नहीं लिख दिया है? आप दोनों पर स्क्वायर कर सकते हैं, यानी तो रूट रूट को भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। नहीं, स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी ये स्क्वायर से रूट खत्म और इस स्क्वायर से ये रूट खत्म। बच कौन गया? x2। तो यहाँ पर हम लोग जब चलेंगे AP, AP का मतलब ये हो गया। अब इसमें x2 कौन सा है? इसको ही ले सकते हैं ना, x माइनस 3, तो क्या लिखेंगे? x माइनस प्लस y2 क्या हो गया? y माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे? y माइनस 6 का। अब यहाँ आते हैं, ये हो गया PB है ना? P और B, यहाँ से भी क्या हो जाएगा? x, ये माइनस माइनस प्लस, दिख रहा है ना सबको? ये x और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे? x होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का। अब इसके आगे आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इसके आगे, बताइए हमको। तो आप लोगों से ये नहीं होगा, हो जाएगा ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ भी A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, जैसे इधर उसी तरह से इधर। A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? A स्क्वायर प्लस B की जगह पे क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 2A, और यहाँ भी करेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है ना? 2AB। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर, y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर,
यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब क्या करें हम, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x और यहाँ से 6 छा के 36, यहाँ से 6 दूना 12y। कोई दिक्कत, इधर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर 3 दूना 6x और कौन बच गया भाई, 4 का स्क्वायर 16 और इधर कितना हो गया -8। अब y वाला को इधर कर दे, डिजिट वाला को उधर कर देते हैं। तो यहाँ -6x -12y फिर -6x, नहीं उधर से जो आया ये प्लस में उधर से आया तो और ये प्लस में माइनस में इधर आया तो, और यहाँ पहले से क्या है 16 इधर जाएगा तो हम भगा देंगे। देख लो, नॉनसेंस कहीं का नाता। जाओ उठ के पीछे जाओ, अकेले उड़ा वहां से अकेले। हाँ सबसे पीछे बैठो। देखो ध्यान दो, यहाँ से कितना आ गया 16 और ये जाएगा अगर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए ये x है, ये भी क्या है x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों को क्या करें जोड़ देना। कितना होगा -12 और ये प्लस में ये माइनस में, बोलते हैं ये माइनस में ये प्लस माइनस जोड़ दें, क्या करें कितना बचेगा -4 बराबर कितना, इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को क्या करें जोड़े घटाएं, कितना होगा -20। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 से देख रहे हैं दोनों में भाग है, लग रहा है ना। तो -4 हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या गया बताइए। 4 से भगा देंगे तो 3x, नहीं 4 से भगा देंगे तो 3x। अब यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 तो चला गया, कौन बचा सिर्फ y बराबर क्या हो गया माइनस। अब ये माइनस माइनस भी कट गया, 4 से कितना बार में 5, तो 3x + y बराबर कितना, और यही क्या हो गया आपका आंसर है ना, ये क्या हो गया आपका। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया, मिटा दे। चलिए आगे बढ़े, चलिए इनकी कथा छोड़ चलो अब झांसी के आगे बढ़िए। 7.1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं, 2 में चलिए। अब जल्दी बताइए इसमें कौन सा नंबर बताए, 7.2 का कौन सा नंबर, डायरेक्ट 9। अरे वाह 2 नंबर, वाह एक जगह से आया 2 नंबर। हाँ 4 और 6 भी, 4 6 8, अरे वाह 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, एक 9 भी बोल दिया, 3 भी आ गया, और 3 भी आ गया। अरे गजब गजब। डिसाइड कीजिए, ये ना ऐसे नहीं चलेगा, जल्दी डिसाइड कीजिए कौन कौन बताना है। 4 बता दीजिए और क्या कहते हैं, हाँ पहले 1 देखिए, 1 तो बन जाएगा ना, बहुत 2 नंबर में क्या दिक्कत है, बन जाएगा। कह रहा बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड सम त्रिभाजित करता है। सम, मैं 2 नंबर समझा देता हूँ आपका, लेकिन बनाऊंगा नहीं। कोई रेखा है यहाँ से लेकर ए बी है, इसको सम त्रिभाजित करता है, यानी 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक यहाँ P मान लेंगे और एक को Q। अब इसका निर्देशांक है ना, इसका अनुपात आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक 1 है, इधर क्या बचा 2, 1 अनुपात क्या हो जाएगा, और इसका 2:1। जैसे 1 नंबर बनाएंगे अनुपात दिया हुआ ना, उसी प्रकार से ये 2 नंबर, पहले इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिएगा और फिर दूसरे में इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2 नंबर क्लियर। किसका 2 नंबर था, अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, है ना, पता है हमको, प्राची का था। अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात, ठीक ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्लियर। अब 3 नंबर किसी का प्रॉब्लम था ना, नहीं 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है इसका। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है ना एक प्रतियोगिता है ना, एक क्या है प्रतियोगिता।
उसमें एडी के अनुदिश यानी इसके जो अनुदिश है, यहाँ ए है, यहाँ पर क्या है डी। इसके अनुदिश यानी इसके अनुसार 100 गमले हैं। कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। 1-1 मीटर पर 100 गमला रख दिया गया है। कितना? 1-1 मीटर पर 100। और इस तरह से कुल मिला के इधर ऐसे लाइन भी खींचा गया है ना। इस तरह से इधर क्या किया गया है? लाइन भी खींचा गया, समझे? इस तरह से बहुत सारा लाइन। तो इसमें जो एक लड़की है जिसका नाम है क्या? निहारिका। सबसे पहली लड़की कौन सी है? निहारिका। निहारिका जाती है दूसरी पंक्ति में। किस पंक्ति में जाती है? दूसरी पंक्ति में। ये वाला जो लाइन होता है इसको कौन सा बोलते हैं? एक्स अक्ष या वाई अक्ष? तो जब दूसरी पंक्ति में जाएगा तो यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये एक्स का वैल्यू 2 हुआ। पहले कौन सा वैल्यू लिखते हैं हम लोग? एक्स का वैल्यू क्या हो गया? तो निहारिका दूसरी पंक्ति में जाती है, नहीं आती है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब कितना जाती है? जितना गमला है ना उसका 1/4 जाती है। 1/4। कितने गमले हैं? 100 का 1/4 करो, कितना हो गया? 25। तो निहारिका का जो निर्देशांक बिंदु है वो कितना है? 1 बिंदु निकल गया। नहीं, दूसरी लड़की एक प्रीत है ना। दूसरी लड़की कौन सी है? प्रीत। पक्का देख रहे हो ना? होगा पढ़ा जैसे, है ना। दूसरी लड़की है प्रीत। वो 8वां लाइन में दौड़ती है। कितने लाइन में? 8वां। जब ये मतलब यहाँ पर 5 होगा, 6 होगा, यहाँ 7 होगा, ये 8वां लाइन। 8वां तो ये x का निर्देशांक होगा। तो प्रीत है तो p से इंडिकेट कर देते हैं हम लोग। तो किस लाइन में जाती है? 8वां लाइन में। और ये जो गमला है ना इसका 1/5 है ना। 1/5। तो 1 कितना गमला है? 100 का 1/5 कर लो, कितना हो जाएगा? 20। तो इसका जो निर्देशांक बिंदु होगा वो 8-20 हो गया। कितना हो गया? क्वेश्चन में पूछ रहा है एक लड़की यहाँ पर है सपोज दैट, और एक लड़की यहाँ पर है। तो अब इन दोनों, ये निहारिका यहाँ खड़ी है और प्रीत यहाँ खड़ी है, नहीं। अब पूछा इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो क्या आपको बीच की दूरी नहीं आता निकालने की? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूरी सूत्र से चल जाएंगे ना। अब इसी में एक लड़की और है, रश्मि, है ना। एक लड़की और है, वो गोली की बीच में कूद गई है ना। कहाँ कूद गई? अब इन दोनों के बीच में आ गया, बीचों बीच आ गया, है ना। कहाँ गया? बीचों। अब बताइए वो थी कहाँ? है ना, वो बीचों बीच थी। तो उसका निर्देशांक निकालिए। जब बीचों बीच का हम अभी बात किए थे, नहीं किए थे? जब कोई बीचों बीच आए यानी मध्य बिंदु लगाएंगे, वहाँ क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु। तो रश्मि का निर्देशांक आपको निकालना है, यानी x और y निकालना है। x भी निकालना है और y। तो उसमें x का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम? लिखे थे x1 प्लस x2, लिखे थे ना। x1 प्लस x2 बाय 2। और y का वैल्यू लिखे थे, नहीं, y का वैल्यू लिखे थे y1 प्लस y2 बाय कितना? 2। अब देखिए वहाँ x1 कौन हो गया? ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस बाय 2 10 बटे कितना आ गया? यानी x का वैल्यू। और y में देखिए क्या लिखा हुआ है? एक 25 है, दूसरा कितना है? दोनों बटे कितना हो गया? तो 45 बटे 2। तो कितना हो गया? 22 अर्थात रश्मि का जो निर्देशांक बिंदु है वो कितना है? 5 और 22 बटे 5 22.5। हाँ, निकल गया। क्या कोई दिक्कत? 3 हो गया ना? 3 हो गया ना? प्रथम चले हैं? चलिए चलिए चौथा में पढ़िए क्वेश्चन। कोई नहीं पढ़ रहा, सबको लगता है मुंह में लड्डू है कि नहीं? राजीव पूछा 4 नंबर का। राजीव 4 नंबर तुमने पूछा था? खड़ा पढ़। बिंदु -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करना है? आपको पता है अनुपात कौन सा है? नहीं है तो क्या करेंगे? जब हमको कुछ चीज मालूम नहीं होता तो क्या करते हैं? मानते हैं। तो यहाँ मानने में सब लगता है, तो यहाँ भी मानेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि
है ना, माना कि बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो कौन कौन बिंदु है भाई? एक बिंदु है कौन सा? -3 और 10 -3 और 10 तो बिंदु ए लिखेंगे -3 10, बिंदु बी 6 -8 6 -8, कौन सा कोई बिंदु है बी, है ना, बिंदु है P। बी जो क्या करता है उसको विभाजित करता है कितना में? -1 और -1 और 6 6। ये देखिए ये जो है ये क्या हो गया आपका x1 हो गया -3, y1 हो गया 10 और x2 हो गया 6 और y2 -8 8। ये क्या वैल्यू है? ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 6 6। तो m1 m2 क्या हो गया? ये हो गया m1 कितना हो गया k और m2 क्या हो गया 1। m1 कितना हो गया k और m2। तो आप किसी का भी चाहे x का निकाल सकते हैं या y का। तो निकालते हैं हम लोग x के निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। तो x का निर्देशांक आपको पता है ना कितना? -1 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस 1 m1 कितना है? k m1 कितना है? k इंटू x2 कितना है? 6 है, यहाँ 6 लिखिए, प्लस m2 कितना है? 1 इंटू x1 कितना है? -3 माइनस 3 बटे में क्या है? k प्लस 1 k प्लस 1 1। अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, इस k से इन दोनों को गुना करेंगे और इस 1 से उसको गुना करेंगे। तो k से -1 इंटू क्या हो गया? k प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा? k इंटू 6 के, और यहाँ माइनस प्लस -3। अब ये -1 से इंटू करेंगे तो माइनस k, फिर -1 और ये 6 को इधर ले आए, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में और इधर कौन बच गया? सिर्फ 3 बच गया। अब ये k और यहाँ भी क्या है? k, ये भी माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस कितना होगा? 7 -7 k। ये पर कितना है? -3। ये है इधर क्या उसमें? -1 उधर जाएगा तो +1। तो अब क्या करेंगे? -7 के इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा कि नहीं होगा? -7 के इक्वल टू क्या होगा? -2 माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया, नहीं कट गया? तो k इक्वल टू क्या हो गया? 2/1 तो मान ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर जब बाय वाला को हम लोग अनुपात में भेज देते हैं तो k अनुपात 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2:1। कोई दिक्कत समझ में आया? इसी प्रकार से जैसे आप इसको निकाले हैं, इसी प्रकार से क्या करेंगे? इसी प्रकार y के निर्देशांक भी निकाल लेना है। यही सेम है। हाँ सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। y के निर्देशांक भी आप निकाल लीजिए, संतुष्टि के लिए सही है गलती है इसीलिए निकालना, समझ गए? उसका भी आंसर इतना ही आएगा। अगर दोनों जगह सेम आ गया तो हाँ कुछ संतुष्टि है, भाई सही बना है। हट गए? पूरे हट जाए क्या? मिटा दें? चलिए अगला 4 भी हो गया, 5 देखिए फटाफट, 5 ही पूछना है। अब काहे बोल रहे हैं बनाने में खेला? 6 बताए थे तब, पांचों को पूछेगा। अब पूछेगा कोई ना कोई पूछ ही देगा, हमको पता है। कोई तो पूछ, ठीक है नहीं पूछो, अच्छी बात है। चलिए 6 भी बताना, 6 बताएं छोड़ दे? हाँ 6 बताइए। 6 बताएं पक्का? तो 5 नंबर किससे किससे बन जाएगा? बन जाएगा? अच्छा इसी बात पे बना के दिखाओ तो हम रोकते हैं थोड़ा सा। सबसे बन जाएगा? यस सर। नहीं बनेगा, लेकिन पूछेंगे भी नहीं और बनेगा भी नहीं। हाँ बना के दिखाए। हाँ रोको दे, बोल रहा हूँ। बनेगा नहीं बनेगा जल्दी बताओ।
कोई नहीं बनेगा। अभी तो बोले हाँ बन जाएगा, अभी बोल रहे नहीं बनेगा, मतलब अपना बारी आता तो गायब। एक्स अक्ष तो वही ना, पी का वैल्यू एक्स और 0। जब एक्स अक्ष पे देखो ये भी बन जाएगा, बहुत आसान है समझे। जब एक्स अक्ष पूछा जाएगा ना, एक्स अक्ष पर वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में वाई का वैल्यू जीरो ले लेना है ना। क्या ले लेना है? तो पी कोई बिंदु है, आपको एक्स अक्ष पर पूछा है, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक्स का मान एक्स ही रहेगा और वाई का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। ठीक है, आगे क्या पूछा है? बिंदु ए और बी है ना, ए और बी मध्य बिंदु पर दिया है ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सा अनुपात? वह पता है आपको कौन सा अनुपात? तो फिर क्या करेंगे? मानना पड़ेगा पक्का। कुछ बोलते हैं हाँ सब सही। ए का वैल्यू कितना है? ए 1 और -5 1 और -5 और बी का -4 और 5 बी जो है -4 और 5 यहाँ से x1 1 और y1 -5 x2 -4 y2 5 y2 5। अब किस अनुपात में विभाजित किया है पता है आपको? नहीं। तो मान लेते हैं, माना कि k अनुपात 1 माना कि k अनुपात 1 में विभाजित किया होगा, विभाजित किया है नहीं। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू किसका दिया हुआ? x और y का ना, किसका वैल्यू दिया हुआ? तो y के निर्देशांक निकालिए है ना, y के निर्देशांक अभी जस्ट निकाले थे फॉर्मूला में। क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m2। y का वैल्यू कितना दे दिया है? 0 m1 k k इंटू y2 कितना है? कितना है? 5 प्लस m2 1 y1 कितना है? -5। बटे क्या हो गया? k प्लस y1 कर सकते हैं ना, कोना कोनी गुना करेंगे, 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, किसी को भी 0 से करेंगे तो क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया? 5k माइनस ये -5 इधर आ जाएगा, +5 यानी 5k इक्वल टू 5 इसलिए k इक्वल टू 5 बाय, 5 तो k इक्वल टू बाय 1 तो कर सकते हैं नहीं, तो k अनुपात 1 इक्वल टू 1:, यही क्या हो गया आपका? कोई दिक्कत? 6 नंबर बताना है। हाँ या नहीं, जल्दी बोलो, लेट मत करो सोचने विचारने में, टाइम बर्बाद होता है। 6 नंबर बताना है। ठीक, देखिए 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यदि बिंदु फलना चिल्ला 9 17 के इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आपको समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे दिए गए। आप बताइए समांतर चतुर्भुज का कुछ खासियत बताइए। सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होती। विकर्ण बराबर नहीं होती और कहाँ कुछ बताएंगे? उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। नहीं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते यहाँ पे कहेंगे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के शीर्ष क्या क्या दिया हुआ है? a1 2 a बराबर 1 2 हाँ, b बराबर 4y 4y, c बराबर x6 d बराबर 3 5 3 5। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि कुछ नहीं जानते, बोलिए जानते हैं क्या जानते, बोलिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है नहीं कोरता है, यानी ये विकर्ण जो खींचेंगे और ये विकर्ण है ना, ये दोनों विकर्ण हुआ, ये एक दूसरे को कहाँ काटेगा? बिंदु मान लेते हैं ओ है, नहीं बिंदु ओ। उस कंडीशन में क्या होगा? जितना लंबा ही उतना लंबा ये भी। बहुतों को हम देख रहे हैं, ध्यान है नहीं यहाँ पर।
ठीक है, तो जितना लंबा ए उतना लंबा, यानी डीओ जो है वो बीओ के बराबर होगा, एओ जो है वो, तो ओ का जो निर्देशांक होगा चाहे इधर से आइए चाहे इधर से आइए तो दोनों तो सेम ही होगा ना। सेम का मतलब बराबर होगा, सेम का मतलब उस कंडीशन में जो विकर्ण है, इस विकर्ण का मध्य बिंदु ओ है, नहीं विकर्ण एसी का मध्य बिंदु और बीडी का भी मध्य बिंदु ओ ही है, नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है के, यहाँ ध्यान दो, तुम उसका मुंह क्या देखता है, क्या हुआ, कोई बात है नहीं सर। तो फिर ध्यान, अर्थात क्या हो गया, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु, हाँ अर्थात लिखेंगे विकर्ण एसी तथा बीडी का मध्य बिंदु क्या होगा, ओ होगा, नहीं होगा। अर्थात यहाँ से मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे तो एसी में है ना एक्स और वाई का विकर्ण एसी के लिए और फिर बीडी के लिए, विकर्ण एसी विकर्ण बीडी के लिए, दोनों के लिए आप मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो x का क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय कितना, 2 ये विकर्ण एसी के लिए, याद रखना किसके लिए है, एसी के लिए है ना, वो एयर कंडीशन नहीं, ठीक। ये y1 प्लस y2 बाय विकर्ण बीडी के लिए x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय, कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग एसी को पकड़ते हैं, ये एसी है, कौन सा है, इसमें x का वैल्यू कितना, तो x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस x लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, x प्लस 1 बाय कितना, और इसके लिए y कौन है, 6 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 6 लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, तो क्या लिखे, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना, ये किसका हो गया, एसी के लिए। अब आते हैं हम लोग बीडी के लिए, बीडी में क्या है, 4 प्लस 3 बाय 2 और यहाँ y प्लस 5 बाय 2, y प्लस 5 बाय 2, ये x का वैल्यू और ये भी तक, ये x का वैल्यू ये और ये y का ये भी नहीं है, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, बीच में लाइन दे देते हैं। एक x का क्या हो गया, x प्लस 1 बाय किसके बराबर होगा, 7 प्लस नहीं 7 बाय 2, तो 2 कट गया ना, तो बच क्या गया, x प्लस 1 इक्वल टू, ये 1 इधर है उधर चल जाएगा तो x इक्वल टू कितना, 6 आ गया। उसी प्रकार से ये इसके बराबर था तो अब ये क्या होगा, इसके बराबर, तो 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 5 बाय 2, फिर कट गया तो y प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो y का वैल्यू 3 आंसर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि बाजा आ रहा है समझ में जी, धन्यवाद सर, आप समझ के हम पे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 6 के बाद देखिए 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 जल्दी बताइए, 7 बन जाएगा, 8 बोलिए, यदि ए और बी हाँ यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 और फिर 2 4 के 2 बिंदु बी के निकट ताकि बिंदु बराबर 3/7 वो 2 बिंदु पर स्थित। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। दो बिंदु दिया हुआ, बिंदु ए और बिंदु बी है ना, तो ए का वैल्यू कितना है, -2 -2 और फिर -3 का 2 -4 बी का है, हाँ बी का 2 -4। अब क्वेश्चन कहा कि एक कोई दो बिंदु है ना, तो हम भी दो को बिंदु ले लेते हैं, एक ए है दूसरा, इसी के बीच में एक बिंदु बी है, इसी के बीच में कहीं भी, बीचों बीच नहीं बोला, इसी के बीच में ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। अगर बीचों बीच बोला तो क्या करते हैं हम लोग, 1:1 मान के चलते, लेकिन ये बीचों बीच नहीं बोला,
तो कहीं भी एक बिंदु क्या है ए। तो जिसमें दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB, ये दिया हुआ है ना, AP बराबर 3/7 AB। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो हम शांति से पढ़ा सके, है ना, अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, AP बराबर 3/7 3/7 AB। AB यहाँ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में नहीं, डिवाइड में हम लोग लिखेंगे AP बाय क्या हो गया AB इक्वल टू 3/7 3/7। अब यहाँ पर AP का मतलब हो गया AP 3 होगा, AB 7 होगा। नहीं, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, AP कितना होगा 3 यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया। 7 हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी लेके मान सकते हैं। मान लेते हैं ये 7 मीटर है, ये कितना है 3 मीटर आप इतना कितना होगा, माइनस कर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 4 कितना होगा 4 नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए ना, AP कितना है 3, ये पता नहीं लेकिन पूरा कितना बोला, तो क्या करेंगे माइनस किसमें किसको AB में AP को माइनस कर देना। नहीं, तो AP बराबर AB माइनस AP यहाँ पर 3/3 AB कितना था 7 घटा कितना AP है ना, तो 3। यहाँ से क्या हो गया AP, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा BP। देखिए ना AP AB, A से लेकर B, AP घटा दिए बचा क्या BP। यहाँ क्या आ गया BP इक्वल टू 3 कितना, अर्थात AP अनुपात BP बराबर 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक में 3/4। 4 अब ये M1 M2 मालूम हो गया, यस M1 M2 मालूम हो गया, और ये बिंदु दिया हुआ AB आप निकाल सकते हैं ना, X का निर्देशांक और Y का निर्देशांक यस नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नंबर बोलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कोई बहुत आसान है ना, क्या लिखा हुआ है, जो भुजा दिया गया है उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है, 4 बराबर भागों में विभाजित है। कितना आसान है आप बताइए। कोई बिंदु है A और यहाँ B है B, इसको पहले कितने 4 भागों में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, है ना, अगर मान लेते हैं यही एक डंडा है, इसको डंडा मान लेते हैं, इसको बोलेंगे 4 बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे कैसे बांटेंगे, पहले बीचों बीच तोड़ेंगे, है ना, पहले कहाँ तोड़ेंगे बीचों बीच, यानी मध्य बिंदु हुआ, बीचों बीच तोड़ेंगे तो क्या होगा मध्य बिंदु। यानी इस बीचों बीच मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि A और B दिया हुआ है और ये क्या लगे 1/1 यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये निकल जाएगा, हाँ या नहीं। अब क्या करेंगे, इसको फिर बीचों बीच तोड़ देंगे। नहीं, इसको क्या करेंगे बीचों बीच तोड़ देंगे, इसको मान लेते हैं Q, और इसको भी फिर बीचों बीच तोड़ देंगे, ये क्या हो गया 8। तो Q निकाल सकते हैं। अब उधर हम नहीं जाएंगे, इसका बीचों बीच ये मालूम है, ये भी क्या है, इसका भी निर्देशांक मालूम है, फिर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 लगा देंगे, इसमें भी निकल जाएगा। और जैसे इधर निकालेंगे वैसे यहाँ भी क्या कोई दिक्कत या नहीं। अगर ये समझ में नहीं आता है, इसको 4 भाग में बांट दीजिए, बांट दिए ना, पहला का कितना होगा 1/3, नहीं यहाँ से यहाँ तक 1 है, इधर क्या को बचा 1/3। दूसरा क्या हो जाएगा 2/2, आप 2/2 या 1/1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या 2/2 भी लिखिएगा तो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ जब इसका निकालेंगे तो यहाँ से कितना है 3, तो 3/1 के लिख के भी आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे बनाइए, लेकिन बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, बहुत आसान है, नहीं है। इसमें बोला क्या है, एक समचतुर्भुज है, नहीं है, क्या है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का निर्देशांक दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 into d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना d1 into d2।
जहाँ पर D1 D2 क्या है, विकर्ण है ना। D1 पहला विकर्ण होगा और D2 जो है वो दूसरा विकर्ण होगा, विकर्ण इसी को बोलते हैं। नहीं, विकर्ण क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, दूरी सूत्र। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि विभाजन सूत्र? नहीं, क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। क्यों दूरी सूत्र? क्योंकि दूरी क्योंकि A से C तक के बीच की दूरी निकालना है ना, इसलिए AC जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूसरा BD निकालना है ना, तो यही विकर्ण है AC BD। जितना वैल्यू निकालिएगा दूरी सूत्र लगा के जो आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। सपोज दैट एक का 4√2 निकलेगा, दूसरा का 6√2 निकलेगा, है ना। कितना निकलेगा? एक का 4√2 और एक का 6√2। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 4 इंटू 6 √2 कितना होता है 2 क्या हो गया, कट गया, 6 के 24 वर्ग मात्रक। ये आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, हाँ या नहीं? चलिए अगला लेसन में चलते हैं। एक्सरसाइज। अच्छा, अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। हाँ, इसमें 5 ही को क्वेश्चन है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 into x1 into y2 minus y1 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ऐसे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1/2 b into h। ऐसे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, अगर निर्देशांक बिंदु नहीं रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2। समकोण त्रिभुज रहेगा तो अलग फॉर्मूला बताएंगे, समद्विबाहु रहेगा तो उसके लिए अलग आएगा, समकोण क्या कहते हैं, विषमबाहु रहेगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा ना। तो यहाँ पर जो आएगा उसके लिए क्या बोलेंगे, अलग फॉर्मूला। 1/2 इंटू x1 y2 प्लस की माइनस, अच्छा हमको लगा प्लस होगा, y3 फिर प्लस x2 minus y1 plus x3 y1 minus y2। y1 minus y2 y1 माइनस y2, इसी फॉर्मूला बनाना है। चलिए अगला देखिए, क्या किसमें क्या पूछना है आपको, इसमें क्या पूछना है? 5 नंबर, डायरेक्ट 5 नंबर, 1 2 3, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, गजब तरक्की किया है तुम लोग। डायरेक्ट 5 पूछा तो 3 नंबर, 3 पूछना है, उसको 3 पूछना है। 3 उसको कौन समझा सकता है? कोई समझा सकता है उसको? क्या हल्ला नहीं समझा देगा ना? नहीं, 3 नंबर, अच्छा चलो समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा, हम बनाएंगे नहीं, समझा देते हैं। चलो देखो, ये 3 नंबर में अब 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उसके जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर में हाँ निम्नलिखित में से हाँ के का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। हाँ, के का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या लिखा हुआ, तीनों, हाँ सेम ऐसा ही है, तीनों बिंदु, जहाँ भी तीनों बिंदु संरेखी होगा उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है ना। जहाँ त्रिभुज क्षेत्रफल रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, 0। अब बाद में की 3 बिंदु दिया हुआ है, उसको बैठा के आप के का मान निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये नेसेसरी आता ही आता है। अब देखिए नंबर 3 में क्या कहा है कि AB का मध्य बिंदु कोई है, हम मान लेते हैं D है, ठीक है। फिर BC का भी मध्य बिंदु है, E मान लेते हैं, और AC का भी मध्य बिंदु F। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABC आपको दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, ABC आपको दिया हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल में बताइए क्या दिया हुआ है, 0 minus 1 0 minus 1 2 1 2 1 0 3। तो इसका निर्देशांक निकालना, कैसे निकालेंगे, D का मध्य बिंदु तो x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2 बाय 2, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर
2 0 प्लस 2 बाई 2 कितना हो गया 1। इसका निर्देशांक क्या हो गया 1। अब यहाँ -1 प्लस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 0। 0 बाई 2 मतलब इसका निर्देशांक निकल गया। इस तरह उसी तरह से इसका भी निकालेंगे 2 प्लस 0 2 बाई 2 1 हो गया। और ये 3 प्लस 1 है ना 3 प्लस 1 4 बाई 2 तो 2 हो गया। इसका निकालो 0 और 0 कितना हो गया 0 ही हो जाएगा। और फिर -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 2 बाई 2 कितना हो गया 1। अब यहाँ सब बिंदु का निकल गया ना। अब क्या करना इसको मिला दीजिए। अब तो आपको एक त्रिभुज फिर से बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है पहले बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ABC। फिर छोटा वाला त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को डिवाइड कर देना। वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दिक्कत समझ में आया। फुटबॉल तो ही पूछा था आ गया समझ में। चलिए 4 नंबर का देखिए। नंबर क्या समझा सर पूछ रहा है क्या समझा यहाँ ध्यान दो। नंबर कौन सा 4। इसमें क्या बोला एक चतुर्भुज है ना। इसमें क्या बोला एक चतुर्भुज। मान लेते हैं ABCD क्या एक चतुर्भुज। इसके क्षेत्रफल का पूछा क्षेत्रफल निकाले। चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुम बताए नहीं तो बनाएंगे कैसे। इसको बांट देंगे। इसको क्या करेंगे 2 भागों में बांट देंगे। एक विकर्ण खींचेंगे तो 2 भाग बट गया नहीं। एक विकर्ण खींचे त्रिभुज 2 भाग बट गया तो इसका क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल आप जानते हैं। इसका निकल जाएगा और फिर ये समचतुर इसका भी निकल जाएगा। दोनों को निकाल के बाद में क्या करेंगे जोड़ देंगे। दोनों का क्या हो जाएगा जोड़ के जो आंसर आएगा वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपको पूछा गया है देखिए कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा बोलिए नहीं पढ़े। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से है ना माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है और उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। आपको भी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजीव पूछा था ना बाहर इन्होंने शाबाश। माध्यिका क्या होता है बताओ तो। माध्यिका क्या होता है हाँ जो त्रिभुज को 2 बराबर हाँ जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में और साथ में जहां से खींचेंगे जिस सिर से और जिस भुजा पे आती है उसको भी 2 बराबर भागों में बांटती है। केंद्रक अलग चीज है लेलवा ठीक है। ये माध्यिका है मान लेते हैं ये D है तो ये जो भुजा है ना इसको भी 2 बराबर भागों में ये क्या किया बांट दिया। तो आपको A दिया हुआ है B दिया हुआ है C नहीं दिया हुआ तीनों दिया हुआ है ना। तो D निकाल लीजिएगा है ना। D क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। फिर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा फिर इसका भी क्षेत्रफल निकालिएगा। दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और देखिएगा दोनों क्या बराबर है। हो गया तो आप सही बनाए हैं नहीं हुआ तो आप गलत बनाए हैं। आप ही गलत बनाए हैं वो गलत नहीं हो सकता है समझ गए। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आप सही बनाए और नहीं हुआ तो आप गलत बनाए समझ गए। इसमें इसका कोई गलती नहीं। इसमें और किसी को कोई दिक्कत लेसन 7 में किसी को दिक्कत किसी को नहीं ना है।